नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिन्होंने लगभग अकेले दम पर पूरी की पूरी हिंदी भाषा को आधुनिकता के सांचे में ढाल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आधुनिक हिंदी के असली निर्माता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई एक साधारण सा रेलवे कर्मचारी जो पेशे से टेलीग्राफ ऑपरेटर था, वो किसी भाषा की पूरी नींव को ही कैसे बदल सकता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की तह तक जाते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम उनके शुरुआती जीवन, रेलवे की नौकरी छोड़ने के उनके फैसले, सरस्वती पत्रिका के ऐतिहासिक संपादन, उनके 14 अलग अलग उपनामों के रहस्य, खड़ी बोली को निखारने में उनके रोल और अंत में साहित्य में उनके विशाल योगदान पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले उनके शुरुआती जीवन और शिक्षा से शुरू करते हैं। इस स्लाइड में जो सबसे खास बात उभर कर आती है वो ये है कि 1864 में उत्तर प्रदेश के दौलतपुर गांव में जन्मे आचार्य द्विवेदी की पारिवारिक और आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पैसों की बहुत गहरी तंगी थी। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं। इस तंगी के बावजूद उन्होंने उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी जैसी कई भाषाओं में महारत हासिल की। सच में ये किसी प्रेरणा से कम नहीं है। अगर हम उनके जीवन के सफर को देखें तो 1864 में जन्म से लेकर 1904 में रेलवे की नौकरी से अचानक इस्तीफा देना, फिर 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का वो ऐतिहासिक संपादन और फिर 1938 में उनका निधन, ये पूरा का पूरा सफर उनके कड़े फैसलों और जीवन के विस्तार की कहानी बयां करता है। अब आते हैं उनकी रेलवे की नौकरी और उस बड़े त्याग पर। 200 रुपए। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास है। दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत में झांसी में रेलवे विभाग में काम करते हुए ये उनकी हर महीने की तनख्वाह थी। उस जमाने के हिसाब से सोचिए, ये एक बहुत ही बड़ी और सुरक्षित रकम हुआ करती थी। मतलब एकदम आरामदायक जिंदगी। लेकिन यहाँ सबसे हैरानी वाली बात आती है। जरा उस 200 रुपए के शानदार वेतन की तुलना इस मात्र 20 रुपए से कीजिए। जी हाँ, सिर्फ 20 रुपए। अपने स्वाभिमान पर बात आने पर उन्होंने वो शानदार नौकरी तुरंत छोड़ दी और सरस्वती पत्रिका के संपादन का जिम्मा सिर्फ 20 रुपए महीने पर ले लिया। ये साहित्य के प्रति उनका एक ऐसा व्यक्तिगत और आर्थिक त्याग था जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और यहीं से शुरू होता है उनका सबसे अहम काम, सरस्वती पत्रिका का वो ऐतिहासिक संपादन। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, द्विवेदी जी के नेतृत्व में सरस्वती सिर्फ एक आम पत्रिका भर नहीं रह गई थी, बल्कि ये पत्रिकाओं की रानी बन गई थी। इसी ने हिंदी नवजागरण का बिगुल फूंका और आम लोगों के दिलों में राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की लहर दौड़ा दी। ये एक तरह से उस दौर का सबसे बड़ा मंच बन गया था। संपादक के तौर पर अगर बात करें तो वो बहुत ही सख्त और पक्के उसूलों वाले थे। उन्होंने पत्रिका को सिर्फ पुरानी ढर्रे की साहित्य और कविताओं तक नहीं बांधा, बल्कि उसमें अर्थशास्त्र और विज्ञान जैसे बिल्कुल नए विषयों को जगह दी। नए नए लेखकों को तराशा और हाँ, व्याकरण की गलतियों को लेकर तो वो इतने सख्त थे कि बिल्कुल समझौता नहीं करते थे। अब उनके काम करने के तरीके से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प और मजेदार रहस्य जानते हैं, उनके 14 उपनाम। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि जब सरस्वती के किसी अंक के लिए लेख कम पड़ जाते थे तो द्विवेदी जी खुद ही मोर्चा संभाल लेते थे। और मजे की बात यह है कि वो अपने असली नाम से नहीं, बल्कि भुजंग भूषण, कवि किंकर, कल्लू अलहैत और एक ग्रामीण जैसे करीब 14 अलग अलग उपनामों से कहानियां, निबंध और आलोचनाएं लिखकर पन्ने भर दिया करते थे। है ना कमाल का समर्पण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उनके सबसे बड़े भाषाई योगदान की तरफ, यानी खड़ी बोली को निखारने का उनका काम। इस बड़े बदलाव को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। देखिए, एक तरफ थी ब्रजभाषा जो पूरी तरह से श्रृंगार और पुराने तौर तरीकों में रमी हुई थी, और दूसरी तरफ थी खड़ी बोली। द्विवेदी जी ने इसी खड़ी बोली को पकड़ा और इसे राष्ट्रीयता, समाज सुधार, यथार्थवाद और एकदम साफ व्याकरण का एक मजबूत हथियार बना दिया। उन्होंने ब्रज भाषा के उस पुराने दौर को खत्म करके खड़ी बोली को आधुनिक गद्य और पद्य की मुख्य भाषा बना दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उनका ये विचार देखिए, कविता केवल विलासिता की वस्तु नहीं है, बल्कि इसे मनोरंजक और शिक्षाप्रद होना चाहिए। ये बात उनके पूरे विजन को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। उनका मानना था कि साहित्य को समाज का आईना और मार्गदर्शक दोनों होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने लेखकों को विधवा उद्धार, किसानों की परेशानी और देशभक्ति जैसे एकदम असली और जमीनी मुद्दों पर लिखने के लिए प्रेरित किया।
और अंत में बात करते हैं उनके उस विशाल योगदान की जिसके नाम पर पूरा का पूरा एक युग दर्ज है, द्विवेदी युग। आखिर 1900 से लेकर 1920 तक के समय को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य को एक बिल्कुल नया, साफ सुथरा और नैतिक ढांचा दिया। और तो और मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जैसे दिग्गजों का उन्होंने ही मार्गदर्शन किया और उन्हें विश्व पटल पर स्थापित किया। एक तरह से उन्होंने पूरी एक नई पीढ़ी तैयार कर दी। और ये मत भूलिए कि वो सिर्फ दूसरों की गलतियां सुधारने वाले संपादक नहीं थे, वो खुद एक बहुत बड़े रचनाकार थे। उन्होंने संपत्ति शास्त्र जैसी किताब लिखकर हिंदी को अर्थशास्त्र से जोड़ा। फ्रांसिस बेकन, हर्बर्ट स्पेंसर और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे पश्चिमी विचारकों की किताबों का बेहतरीन हिंदी अनुवाद किया। सच कहें तो वो भारतीय और पश्चिमी सोच का एक बहुत ही शानदार संगम थे, जिन्होंने आधुनिक हिंदी आलोचना की नींव रखी। तो इस पूरी चर्चा के बाद चलिए एक सवाल पर विचार करते हैं। अगर लगभग 100 साल पहले एक अकेला संपादक सिर्फ अपनी दूरदृष्टि और अनुशासन के दम पर एक पूरी भाषा का मानकीकरण कर सकता है, तो जरा सोचिए आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में हमारी भाषा और हमारे विचारों को आकार देने वाले ये नए निर्माता कौन हैं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। ऐसे ही और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहिए।